नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। लद्दाख में टैंक को नदी पार ले जाते समय सेना के 5 जवान हुए शहीद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। कहा, राष्ट्र के प्रति अपने वीर सैनिकों की अनुकरणीय सेवा को कभी नहीं भूलेंगे। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। नीट पेपर लीक मामले में संदिग्धों के खिलाफ चल रही है छापेमारी की कार्रवाई। गुजरात के गोधरा, आणंद, अहमदाबाद और खेड़ा जिलों में सीबीआई ने मारे छापे। नीट मामले में सीबीआई ने अभी तक 5 लोगों को किया है गिरफ्तार। शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को स्थानीय अदालत में किया जाएगा पेश। 3 दिनों की सीबीआई हिरासत आज हो रही है खत्म। श्री अमरनाथ यात्रा आज से शुरू। 4,603 श्रद्धालुओं का पहला जत्था बाबा बर्फानी के करेगा दर्शन। शिव भक्तों में भारी उत्साह। और T20 विश्व कप के खिताबी मुकाबले में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। भारत की नजर दूसरी बार खिताब पर कब्जा करने पर होगी, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका पहली बार किसी आईसीसी टूर्नामेंट में खेलेगी फाइनल मैच। ये थे इस समय की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात एक दुखद हादसे की। लद्दाख के दौलत बेग गोल्डी इलाके में कल नदी पार करते समय टैंक अभ्यास के दौरान अचानक जलस्तर बढ़ने से एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जानकारी देते हुए इस पर शोक व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई। और लद्दाख में टैंक अभ्यास के दौरान हुए बड़े हादसे पर दुख जताते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, लद्दाख में एक नदी के पार टैंक ले जाते समय एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हमारे 5 बहादुर भारतीय सेना के जवानों की जान जाने पर गहरा दुख हुआ। हम राष्ट्र के प्रति अपने वीर सैनिकों की अनुकरणीय सेवा को कभी नहीं भूलेंगे। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। दुख की इस घड़ी में देश उनके साथ मजबूती से खड़ा है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अक्षय। सबसे पहले अक्षय, आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो हादसा हुआ, हादसे का जो कारण बताया जा रहा है कि अचानक जलस्तर बढ़ गया, एक तो सबसे पहले क्या यही कारण है इस हादसे का? और दूसरी बात अक्षय ये कि अभी तक इस मामले में क्या अपडेट है, क्योंकि 5 जवानों के शहीद होने की खबर आ रही है। सबसे पहले मैं आपका बात अपडेट से ही शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। टैंक को निकालने की जो प्रक्रिया है, क्योंकि टैंक काफ़ी एक भारी व्हीकल होता है और उसको अगर वो नदी जैसे किसी इलाके में धंस जाए तो उसको निकालने का काम बेहद ही मुश्किल हो जाता है। तो तकरीबन 18 घंटे हो चुके हैं जब ये वाक़या हुआ, जब ये हादसा हुआ, और उसके बाद से अभी तक टैंक को निकालने का काम जारी है। फायर एंड फ्यूरी कोर इंडियन आर्मी का है, जो टैंक्स का एक आर्मामेंट कोर है। तो उसके एक ट्वीट के हिसाब से यही जानकारी दी गई है कि एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज के बाद से वापस आते टाइम उसी जिस इलाके में ये हो रहा था, श्योक नदी के पास में, ये ईस्टर्न लद्दाख का इलाका है, जहाँ पर ये टैंक नदी पार करते टाइम वहाँ धंस गया। रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत लॉन्च किया गया ताकि टैंक को धंसने से बचाया जा सके, लेकिन जिस तरह से जलस्तर बढ़ने लगा था, अब ये मानसून की वजह से लगातार देखा गया है कि लद्दाख के इलाकों में नदियों का जलस्तर किसी भी वक्त बढ़ जाता है। तो यही हादसा हुआ कि जब टैंक को निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया, तभी पानी का जलस्तर और ज़्यादा बढ़ने लगा, जिसके कारण से वो रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं किया जा सका। क्योंकि न सिर्फ पानी का जलस्तर बढ़ रहा था, बल्कि जो पानी की धार भी थी वो भी काफ़ी
तेज़ थी उस इलाके में, और उसके चलते रिस्क बहुत ज़्यादा था, और लोगों की जाने का जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए थे, और इसी के कारण वो रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से टैंक का जो क्रू था, जिसमें एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के अलावा 4 जवान भी थे, उनकी इस दर्दनाक हादसे में मृत्यु हो गई। वे इस हादसे में शहीद हो गए। आपने बताया राहत और बचाव का कार्य अभी भी चल रहा है। अक्षय, क्या कुछ ऐसे भी जवान हैं जो किसी तरह से घायल हुए हैं या कोई मिसिंग भी हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब इस तरह के जलस्तर बढ़े तो उसमें जो जवानों के शहीद होने की खबर आ रही, तो क्या कोई जवान मिसिंग भी है, कोई जवान घायल भी है? इस बारे में भी कोई अपडेट है क्या? इसमें एक ही सिल्वर लाइनिंग है कि 5 जवान जो शहीद हुए, उनके अलावा इस वक्त ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि किसी और जवान के लापता होने की खबर है, क्योंकि टैंक क्रूज जो होते हैं अक्सर, जो हमारे पास टैंक्स है, जैसे जो इस वाकये में टैंक था वो T-72 टैंक बताया जा रहा है सूत्रों के हिसाब से, और इस टैंक का क्रू 5 लोगों का होता है, और ये टैंक धंसने की वजह से टैंक से बाहर जो पूरा का पूरा क्रू था वो इसमें फंस गया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई। तो जो बाकी के टैंक्स थे या फिर बाकी के जो एक्सरसाइज से वापस आती हुई टीम थी, वो इस हादसे से बच निकले, और इसी कारण से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो केवल इस वक्त टैंक का बताया जा रहा है, और जो 5 जवान टैंक के क्रू थे उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन किसी और के लापता होने की ऐसी कोई खबर अभी तक नहीं है, और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि टैंक को भी जल्द से जल्द रिकवर कर लिया जाएगा। बिल्कुल अक्षय, आप इस खबर पर नजर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल द्वितीय पर्वतारोहण अभियान विजय माउंट मणिरंग 2024 को पूरा करने वाले एनडीआरएफ के जवानों का दिल्ली पुलिस के आदर्श ऑडिटोरियम में जोरदार स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए, साथ ही कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर गृह मंत्री ने पर्वतारोहण के लिए गए 35 जवानों को बधाई भी दी और कहा कि पर्वतारोहण एक कला है। पर्वत आरोहण ये सिर्फ एक आर्ट नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। जीवन में कई सारी घटनाओं का आपके जीवन को आप रिवाइंड कर इसकी फिल्म देखेंगे तो पर्वतारोहण में आने वाली सब कठिनाइयों के अलग अलग प्रकार की कठिनाइयां कुछ और स्वरूप में आपके जीवन में आई होगी। ये कला अगर सिद्धहस्त कर लेते हैं तो अपने आप आगे के जीवन के लिए बहुत बड़ा एक शिक्षा का माध्यम होता है। इसलिए मैं आज 35 जवान जो गए थे, वो 35 जवान और बल के प्रतीक के रूप में श्री पीयूष आनंद जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं मानता हूं कि 21,625 फीट पर मणिरंग पर्वत पर जब आपने तिरंगा फहराया, ये बल के लिए बहुत बड़ी सिद्धि का परिचायक रहा है। और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विजय की सफलता कुछ जवानों ने प्राप्त की है, लेकिन यह सफलता पूरे एनडीआरएफ के लिए है। विजय की सफलता कुछ जवानों ने प्राप्त की है, मगर इस सफलता पूरे एनडीआरएफ के लिए है। ये मेरे बहुत मन की स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि विजय की सफलता का तमगा पूरे एनडीआरएफ बल को जाता है। आपने सिर्फ मणिरंग पर्वत को, इसकी ऊंचाइयों को सिद्ध नहीं किया है, आपने बल के हौसले को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा सफलतापूर्वक कार्यक्रम सिद्ध किया है। अगली खबर, हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए आज हरियाणा के दौरे पर हैं।
अमित शाह पंचकुला में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री एवं विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह चुनाव प्रभारी बिप्लब कुमार देव, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। इस बैठक में अमित शाह कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने वाले हैं। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के 75वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जून को करीब दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनके जीवन और यात्रा पर 3 पुस्तकों का विमोचन करेंगे। यह कार्यक्रम हैदराबाद के गाचीबोवली में अन्वय कन्वेंशन सेंटर में होने वाला है। बुलेटिन में आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। स्वागत है ब्रेक के बाद। अगली खबर, लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रही है। इस बैठक की अध्यक्षता खुद नीतीश कुमार कर रहे हैं। पार्टी के सभी केंद्रीय मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक और प्रदेश अध्यक्ष समेत लगभग कार्यकारिणी के 100 से भी ज्यादा सदस्य इस बैठक में मौजूद हैं। सीएम नीतीश कुमार 30 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इस दौरान बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर भी बात हो सकती है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता कुमार आलोक। सबसे पहले आलोक, ये बताइए कि एजेंडा क्या है, क्योंकि चर्चा तो ये भी थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर किसी दूसरे की नियुक्ति हो सकती है, जेडीयू कुछ और बड़े फैसले कर सकती है। क्या कुछ एजेंडा इस बार की जेडीयू की इस मीटिंग का है आलोक? सबसे पहले तो जो राष्ट्रीय पदाधिकारी है, जो मुख्य जो पदाधिकारी है, उनकी एक बैठक 10:30 से 11:30 बजे तक हुई, जिसमें ये एजेंडा तय किया गया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एजेंडा क्या होगा। और उसके बाद 11:30 बजे के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक यहाँ पर जदयू की जारी है। और जहाँ तक आपने कहा कि इसके एजेंडे क्या हैं और पार्टी क्या निर्णय ले सकती है, तो ये कहा जा रहा है कि नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है, साथ ही साथ एक कार्यकारी अध्यक्ष के भी नाम का ऐलान हो सकता है। दूसरी जो पार्टी ने 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 16 सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार 12 सीटें उन्होंने हासिल की। कहाँ पर चूक हुई, उस हार की भी समीक्षा होगी। और जो आने वाला चुनाव है, झारखंड का जो चुनाव है, झारखंड में पिछली बार भी जनता दल यू ने चुनाव लड़ा था, और इस बार उनका क्या स्टैंड होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका समझौता होगा या वो अकेले चुनाव में लड़ेंगे। झारखंड की जहां तक बात करें, और अगले साल जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, उसका भी सीटों के बंटवारे पर चर्चा हो सकती है। लेकिन एक और जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, खासकर जो नीतीश कुमार हमेशा से ये मांग करते रहे हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाए, इसके अलावा बिहार को विशेष पैकेज दिया जाए, इसके बाद आप पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, इसके बाद आप कोसी में जो बाढ़ आती है, बार बार बाढ़ आती है, और बाढ़ से जो क्षति होती है उन पूरे कोसी एरियाज में, तो ऐसी कोई नीति, ऐसी डैम का निर्माण किया जाए जिससे कि बाढ़ की विभीषिका से बचा जा सके। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तय हो रहा है। और कुछ ही देर के बाद ये बैठक समाप्त होगी। उसके बाद पार्टी के जो पदाधिकारी है वो ब्रीफिंग करेंगे मीडिया से, तब जाकर के मालूम होगा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कौन से निर्णय लिए। चर्चा ये भी है कि बिहार में जो 2025 यानी अगले साल के आखिर में चुनाव होने वाले हैं, तो सीटों के बंटवारे को लेकर भी कुछ जनता दल यूनाइटेड इस बैठक में फैसला ले सकती है क्या? क्योंकि चर्चा यह है कि इसके बाद जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे तो इस मुद्दे पर उनसे चर्चा कर सकते हैं, तो उससे पहले इस बैठक में इस पर कुछ चर्चा करेगी जेडीयू।
लालचंद जी, देखिए, अगर माना जाए कि जब लालू प्रसाद यादव के साथ थे, यानी महागठबंधन में जब नीतीश कुमार थे, तब वहां भी उन्होंने ये मांग की थी कि विधानसभा को भंग किया जाए और फिर जितना जल्दी हो सके चुनाव कराया जाए। लालू प्रसाद या महागठबंधन में ये बात नहीं बनी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार आए तो उन्होंने यहाँ भी ये मांग रखी कि जल्द से जल्द विधानसभा को भंग किया जाए और नए सिरे से चुनाव कराया जाए। 1 साल का इंतजार हम नहीं करेंगे। तो अब देखना होगा कि ये जो नीतीश कुमार की बराबर जो मांग रही है, उस मांग से कितना पीछे हटते हैं या उस मांग के आगे जाकर के हाँ भाई कि अगले साल जो विधानसभा चुनाव होगा उसके सीटों की बंटवारे की बात करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक। रखिए आप इस बैठक पर नजर, और कुछ बड़ी खबर आती है तो हम आपसे फिर से जुड़ेंगे और आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब राज्य की बीजेपी इकाई काम में जुट गई है। बीजेपी ने आज मुंबई स्थित प्रदेश कार्यालय में एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में राज्य भर से बीजेपी के नेता शामिल हो रहे हैं। बैठक में केंद्रीय नेता और महाराष्ट्र बीजेपी के प्रभारी अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि इस बैठक में लोकसभा में राज्य से मिली कम सीटें और विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होनी है। और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा की सांसद सोनिया गांधी के लेख पर पलटवार करते हुए कहा है कि जनता ने 2014 और 2019 की तरह 2024 में भी सरकार चलाने का जनादेश पीएम मोदी को दिया है और कांग्रेस को लगातार तीसरी बार चुनाव हराया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली ने सोनिया गांधी के लेख पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह भारत के संविधान की खूबसूरती है कि अनुच्छेद 19 के तहत हर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपनी बातें रख सकता है। जनता ने कांग्रेस पार्टी को तीसरी बार जो है रिजेक्ट कर दिया है। 2014, 19 और 2024 में जितनी सीटें 3 चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली है, उससे ज्यादा 2024 में मोदी जी को मिला है। इसका अर्थ क्या हुआ कि भारत की जनता चाहती है कि मोदी जी ने जो काम 2014 में शुरू किया, 2019 में जो बढ़ाया, उसे वो आगे और बढ़ाए। तो ये मैंडेट उनके लिए है। देखने के 2 नज़रिए हैं। अब सोनिया जी क्या मान सकती हैं कि ये कांग्रेस की जीत है या मोदी जी की हार है, लेकिन दूसरा नजरिया है कि जनता ने तय किया कि मोदी जी ही सरकार को चलाए और ये उस रूप से भाजपा की जीत है और कांग्रेस की हार है। और अब खबर दिल्ली से। शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज दिल्ली के कोर्ट में पेश किया जाएगा। केजरीवाल की 3 दिनों की सीबीआई हिरासत आज खत्म हो रही है। सीबीआई ने केजरीवाल की 5 दिनों की रिमांड मांगी थी, जिसमें कोर्ट ने केजरीवाल को 3 दिन की रिमांड पर भेजा था। गौरतलब है कि शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितता की शिकायतों के बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इससे पहले केजरीवाल को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। और दिल्ली की राजनीति में ही अगली खबर। बीजेपी के नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा आप नेता आतिशी के खिलाफ दाखिल मानहानि के मामले में सुनवाई 23 जुलाई तक के लिए टल गई है। आतिशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुई। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को भेजे गए समन का पता गलत था। कोर्ट ने आतिशी को अपना सही पता अदालत को देने का निर्देश दिया है। प्रवीण शंकर कपूर ने कोर्ट में दायर शिकायत में कहा है कि आतिशी एवं केजरीवाल ने भाजपा पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को पैसे देकर तोड़ने का आरोप लगाया था, जिससे पार्टी की छवि खराब हुई है। और अब बात महादेव ऐप मामले की। छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस ने महादेव सट्टा ऐप मामले में छापेमारी के दौरान 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से पुलिस को महादेव सट्टा बेटिंग ऐप, रेड्डी अन्ना ऐप और बैटिंग ऐप के संचालकों से कई लिंक भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इन सभी को पुलिस ने बिहार के आरा से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से महादेव ऐप, रेड्डी अन्ना 250, लेजर 21 संचालकों के लिंक मिले हैं। इसी क्रम में अभी सूचना प्राप्त हुई तो कुछ समय से कि कुछ लोग वो इस तरह के पैनल और आईडी चलाते हैं। उन लोगों में से कुछ लोग भी यहाँ जिले में सक्रिय हैं और पैनल और आईडी की डीलिंग यहाँ पे चल रही है। इसे इनपुट के आधार पे और बाकी अन्य जानकारियाँ जो मिली उसके आधार पे पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा, दुर्ग पुलिस द्वारा 3 पैनल आईडी पकड़े गए हैं
और 10 लोगों को जो इसके लिए हायर करके डीलिंग कराई जा रही थी जिनसे, और इनसे बड़ी मात्रा में लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स, चेकबुक, पासबुक और दस्तावेज जब्त किए गए। अगली खबर भी छत्तीसगढ़ से ही। एनआईए ने छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन चलाया। नक्सलियों की गिरफ्तारी और हथियार बरामदगी के सिलसिले में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कई स्थानों पर तलाशी ली। एनआईए के अधिकारियों के मुताबिक कांकेर जिले के धुर नक्सल प्रभावित गांव मुजालगोंडी, कलमुच्चे, आमाबेड़ा और जिवालमारी सहित कई गांवों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। गहन तलाशी अभियान में कई मोबाइल फोन, एक प्रिंटर और 39,100 रुपए कैश के साथ आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले हैं। इससे पहले बुधवार को भी एनआईए ने नारायणपुर में बीजेपी नेता रतन दुबे की हत्या की जांच के लिए बस्तर संभाग के तोयनार, कौशलनार, बडेनहूद, धौड़ाई और कोंगेरा गांवों में 12 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान कई मोबाइल फोन, एक टैबलेट और 9.90 लाख रुपए कैश जब्त किए गए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में पहले चरण से पहले 4 नवंबर को नक्सलियों ने नारायणपुर में बीजेपी के नेता रतन दुबे की चुनाव प्रचार के दौरान हत्या कर दी थी। और छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार एक्शन प्लान बना रही है। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यूनिफाइड कमांड की बैठक ली। सीएम ने कहा कि सरकार लोगों तक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को पहुंचाना चाहती है। सरकार का फोकस नेल्ला नार योजना के जरिए विकास कार्यों पर है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ साथ दूर संचार सहित अन्य सुविधाओं को बढ़ाने का काम किए जाने का निर्देश दिया गया है। यूनिफाइड कमांड का बैठक था और सामान्यतः साल में एक बार ये बैठक होता है और इस बैठक में हमारे गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी उपस्थित थे। प्रदेश के सीएस, एसीएस होम, डीजीपी सहित सभी अधिकारी उपस्थित थे। विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे। सभी विभाग जो नक्सली पीड़ित क्षेत्र हैं वहाँ पर जो विकास के काम हो रहे हैं अपना प्रगति रिपोर्ट रखे और उस क्षेत्र में लगातार नए सुरक्षा कैंप स्थापित करके और नियत नेलानार योजना का शुरुआत करके लोगों तक सरकार की जो योजना है उसको पहुँचा रहे हैं। अगली खबर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव और प्रवृत्ति परिदा ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। भाजपा के वरिष्ठ नेता ठाकुर रंजीत दास सहित अन्य सदस्यों ने भी बापू को नमन किया। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, आगे देखेंगे कुछ और खबरें। टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना एमडीएच राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? एमडीएच राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। एमडीएच ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। स्वागत है ब्रेक के बाद। खेल के मैदान से बड़ी खबर, आईसीसी T20 विश्व कप 2024 का विजेता कौन बनेगा, इस बात का फैसला आज हो जाएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें बारबाडोस के मैदान पर खिताबी जंग के लिए उतरेंगी। बड़ी बात यह है कि दोनों ही टीमें अब तक प्रतियोगिता में अजेय रही हैं। ऐसे में फाइनल की लड़ाई और भी ज्यादा दिलचस्प हो चली है। जीत के लिए बेताब और दमदार अंदाज के साथ रोहित शर्मा एंड कंपनी का विजय रथ अब फाइनल पड़ाव पर है, जहां सामने दक्षिण अफ्रीका है। टीम इंडिया ने अब तक तकनीकी रूप से, रणनीति की समझ से और टीम यूनिट के तौर पर खुद को परफेक्ट रखा है, लेकिन अब इन तीनों बातों का निचोड़ फाइनल में ट्रॉफी उठाकर ही पूरा होगा, जिसके लिए भारतीय टीम को बारबाडोस के मैदान पर एक बार फिर गेंद और बल्ले दोनों से बरसना होगा। बारबाडोस के पिच की बात करें तो यहाँ की पिच शुरुआत में पेसर्स और बीच में स्पिनर्स के मुफीद रहेगी। ऐसे में भारतीय गेंदबाजी को जहां जसप्रीत बुमराह की पेस से तो वहीं कुलदीप और अक्षर पटेल की फिरकी से एक बार फिर से दमदार आस रहेगी।
बल्लेबाजी की बात की जाए तो हिटमैन सुपर हिट फॉर्म में आ चुके हैं। ऐसे में एक और शानदार पारी टीम को खिताब दिला सकती है। उम्मीद कोहली के विराट फॉर्म में लौटने की रहेगी। वहीं मध्य क्रम में सूर्या, पंत और हार्दिक की तिकड़ी का कमाल टीम इंडिया के लिए धमाल मचाता रहेगा। उधर दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो टीम ने ग्रुप चरण में अपने सभी मैच जीते थे। इसके बाद सुपर 8 में भी टीम ने अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज की। सेमीफाइनल में टीम ने अफगानिस्तान को हराया। टीम जीत की इसी लय को अब बरकरार रखना चाहेगी। प्लेइंग 11 में दक्षिण अफ्रीका कोई बदलाव करे ऐसा दिखता नहीं। क्विंटन डिकॉक बल्ले से रन निकालने में कामयाब रहे हैं। वहीं गेंदबाजी में कगिसो रबाडा और तबरेज शम्सी जैसे नाम हैं, जिनसे इस टीम को खासी उम्मीद रहेगी। T20 विश्व कप में दोनों टीमों के बीच अब तक 6 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 4 बार भारत ने बाजी मारी है, जबकि दक्षिण अफ्रीका के हाथ 2 बार बाजी लगी है। जाहिर तौर पर एक टीम ऐसी है जो पहली बार विश्व चैंपियन बनने का सपना देख रही है, तो दूसरी तरफ एक ऐसी टीम है जो दोबारा क्रिकेट के इस छोटे फॉर्मेट की बादशाहत को पाना चाहती है। मंच सज चुका है और खिताबी भिड़ंत में अब आमने सामने है इंडिया और साउथ अफ्रीका। दोनों ही टीमों के लिए ये करो और मरो की स्थिति है, क्योंकि दोनों ही टीमें बहुत सालों से एक आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पाई है। भारत का आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट था 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी, और उनका T20 वर्ल्ड कप था जो सबसे पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2007 में, जबकि साउथ अफ्रीका ने एक भी T20 वर्ल्ड कप या फिर आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं जीता। तो दोनों ही टीमों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा मौका है इस T20 वर्ल्ड कप को अपने नाम करने का। कैंपस रजिस्ट्रेशन शंकर के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, बारबाडोस। हाई वोल्टेज मैच होगा ये। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज आईसीसी T20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। ऐसे में आइए एक नजर डालते हैं कि भारतीय टीम के सफर पर कि आखिरकार टीम ने फाइनल तक पहुंचने की कड़ी में किन टीमों को हराया है। देखिए रिपोर्ट। T20 विश्व कप का महासंग्राम अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है, जहां 20 टीमों के संघर्ष के बाद फाइनल 2 टीमें भारत और दक्षिण अफ्रीका सामने हैं। वैसे देखा जाए तो ये दोनों टीमें इस पूरे विश्व कप अभियान में अजय रही हैं। भारतीय टीम की बात करें तो टीम ने ग्रुप दौर में इस विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत आयरलैंड के खिलाफ मुकाबले से की, जहां टीम ने आयरिश टीम को 8 विकेट से शिकस्त दी। इसके बाद भारत का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से हुआ, जहां भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से हराया। जीत का रथ आगे बढ़ा और टीम इंडिया ने अपने तीसरे मुकाबले में अमेरिका की टीम को 7 विकेट से शिकस्त दी। ग्रुप दौर का आखिरी मुकाबला कनाडा से था, लेकिन बारिश के चलते ये मैच रद्द हो गया। टीम इंडिया का सुपर 8 सफर। भारतीय टीम के सुपर 8 के सफर पर गौर करें तो यहाँ टीम ने पहले मैच में अफगानिस्तान को 47 रन से हराया। सुपर 8 के दूसरे मुकाबले में भारत का सामना बांग्लादेश से हुआ। यहाँ टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 50 रन से शिकस्त दी। इसके बाद भारतीय टीम ने सुपर 8 के आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में टीम इंडिया। सेमीफाइनल में आकर भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 68 रन से शिकस्त दी, और इस मुकाबले की बड़ी बात ये रही कि इस मैच में रोहित की कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों ही लाजवाब रही। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो टीम इंडिया यहां तक सफर पूरी कर चुके, बस अब एक पड़ाव बाकी है इतिहास रचने के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।